नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। स्टडी विथ रजनीश चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज का यह 29वां लेक्चर है और आज की चर्चा का विषय है राज्यों में कानून बनाने की प्रक्रिया, अर्थात विधानसभा विधानमंडल में विधि विधायन की प्रक्रिया। इसके पहले हमने राज्य की कार्यपालिका यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री पर चर्चा की है, राज्य की विधायिका के बारे में चर्चा की है, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में चर्चा की है। अब विधानसभा और विधान परिषद कैसे कार्य करते हैं, इन्हें समझने के लिए हम आज के लेक्चर पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जान लेते हैं जिनकी आगे इस लेक्चर में आवश्यकता पड़ेगी। संसद की विधि बनाने की प्रक्रिया में इन सब शब्दों के बारे में, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में वृहद तौर से हम लोगों ने विश्लेषण किया है, उस पर चर्चा की है। आप उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। संसद की तरह ही विधानसभा और विधानमंडल में भी प्रक्रिया अपनाई जाती है। यहाँ पर पहला शब्द जो दिया हुआ है विधानमंडल का सत्र आहूत करना। सत्र आहूत करने का मतलब होता है कि सत्र की बैठक बुलाना। अगर दो सदनीय व्यवस्था है अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं तो दोनों सदनों की बैठक को बुलाना, और अगर एक ही है तो विधानसभा की बैठक को बुलाने को सत्र आहूत करना कहते हैं। यह कार्य राज्यपाल करता है। राज्यपाल सत्र को बुलाता है, सत्र का स्थगन करता है। सत्र के स्थगन का मतलब है कि जब सत्र किसी कारण से अगर उसका बैठक में कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है या कोई अन्य कारण है तो उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। और सत्रावसान का मतलब होता है कि सत्र उस टाइम के लिए बैठक को, उस सत्र के दौरान बैठक को समाप्त किया जाता है और अगली बार पुनः जब बुलाने की सूचना होगी तब उसे बुलाया जाएगा। तो इस तरह से सत्र को आहूत करना यानी बुलाना, स्थगित करना यानी कुछ समय के लिए रोकना उसकी कार्यवाही को, और सत्रावसान यानी लंबे समय के लिए रोकना, जैसे 6 महीने या जब भी दोबारा बैठक बुलाई जाए तब तक के लिए रोकना। तो यह तीनों कार्य राज्यपाल के द्वारा होता है। अब इसके अलावा विधानसभा का विघटन। विधानसभा का विघटन का मतलब होता है विधानसभा को समाप्त करना, अर्थात विधानसभा के जितने सदस्य उन सबको सेवा मुक्त कर देना और दोबारा चुनाव की व्यवस्था करना। तो यह कार्य भी राज्यपाल के द्वारा होता है। सामान्यतः विधानसभा का विघटन 5 साल के कार्यकाल के पूरा होने पर होता है, अथवा राज्यपाल की अनुमति से तब होता है जब मुख्यमंत्री इस तरह की सलाह देता है। तो विधानसभा का विघटन का कार्य भी राज्यपाल ही करता है मुख्यमंत्री के सलाह से। कोरम कहते हैं न्यूनतम सदस्य संख्या जिस पर की बैठक आयोजित होती है। विधानसभा की बैठक आयोजित करने के लिए कम से कम विधानसभा के कुल सदस्यों का 10% सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। जैसे हम देखते हैं कि संसद में कोरम की पूर्ति होने के बाद ही सदन की बैठक हो सकती थी, वैसे ही विधानसभा में भी सदन की बैठक करने के लिए कम से कम 10% सदस्यों का उपस्थित होना यानी कोरम का पूरा होना अनिवार्य होता है। इसके बाद सदन में मतदान है। मतदान का मतलब होता है कि किसी भी प्रस्ताव पर जो सदस्य हैं वह अपना मतदान करते हैं। वास्तव में सदन किसी प्रस्ताव पर, किसी विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया मतदान के माध्यम से ही व्यक्त करता है। तो सदन उस पर पक्ष या विपक्ष में सदन के प्रत्येक सदस्य मतदान करते हैं और उनकी गिनती के बाद यह स्पष्ट होता है कि वह सदन के पक्ष में है, यानी सदन उसके पक्ष में है, स्वीकृत करता है या अस्वीकार करता है। तो सदन का मतदान बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। विधानसभा की भाषा के संबंध में यह निर्धारित किया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों विधानसभा की भाषाएं होंगी, जैसे कि संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। ट्रांसलेशन की व्यवस्था भी विधानसभा के अंतर्गत होती है। ज़्यादातर जिन राज्यों में अपनी क्षेत्रीय भाषाएं राजभाषाओं में का दर्जा प्राप्त हैं उन राज्यों में तो क्षेत्रीय भाषाओं में ही कार्यवाही की जाती है, अथवा अंग्रेजी में अथवा हिंदी में कार्यवाही की जाती है। तो विधानसभा की भाषा अंग्रेजी और हिंदी निर्धारित है। अंग्रेजी को अस्थायी तौर पर मतलब कुछ समय के लिए इसे निर्धारित किया गया था, किंतु अभी भी यह प्रयोग में बनी हुई है। इसके अलावा मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। तो यहाँ पर मंत्री और महाधिवक्ता के संबंध में यह कहा जा सकता है कि अगर ये कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जो कि मंत्रालय तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन किसी सदन के सदस्य नहीं होते, ना तो विधानसभा के और ना ही विधान परिषद के, ऐसे मंत्री और महाधिवक्ता जिसे कि राज्यपाल नियुक्त करता है, तो यह दोनों किसी सदन के सदस्य न रहते हुए भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, उस पर चर्चा में भाग ले सकते हैं, किंतु यह मतदान नहीं कर सकते हैं।
या केवल मतदान उसी में करेंगे जिसके वो सदस्य होंगे। तो मंत्री तो सदस्य होते हैं किसी न किसी सदन के, अगर सदस्य नहीं हैं तो 6 महीने के अंदर बन जाएंगे। तो जो मंत्री सदस्य होते हैं वह तो अपने सदन में मतदान करेंगे, किंतु महाधिवक्ता को मतदान करने का अधिकार नहीं होता। महाधिवक्ता केवल चर्चा में, बैठक में शामिल होता है। तो इस तरह से कुछ विशेष शब्दों के बारे में हमने जाना। अब जानते हैं कि किस तरह से कानून बनाया जाता है। कानून बनाने के लिए विधेयक को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। साधारण विधेयक इस संबंध में होता है जिसका संबंध सामान्यतः, जब हमने धन विधेयक की परिभाषा पढ़ी थी उसमें जिन जिन बातों का उल्लेख किया गया था, संचित निधि से धन निकालना, किसी कर को लगाना, धन की उगाही करना या धन को खर्च करना, कर को कम करना, कर में परिवर्तन करना इत्यादि जो भी कार्य हैं वह सब धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। इससे अतिरिक्त जो भी कार्य हैं, जो सामान्य नियमन विनियमन होते हैं, वो साधारण विधेयक के अंतर्गत आते हैं। तो साधारण विधेयक के संबंध में सबसे पहले जान लेते हैं। अगर किसी राज्य में दोनों सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, सामान्यतः केवल विधानसभाएं ही ज़्यादातर राज्यों में हैं, केवल 6 राज्यों में दोनों सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों। तो जिन राज्यों में दोनों सदन हैं तो यह समझ लीजिए कि जो साधारण विधेयक है वह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। अब साधारण विधेयक को कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है, सरकारी मंत्री भी और जो गैर सरकारी सदस्य हैं वह भी। इसके अलावा साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, उसे साधारण तौर पे जो भी विधानसभा का अध्यक्ष है उसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इसमें प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन अर्थात 3 रीडिंग्स होती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। हमने जब संसद की विधि विधान की प्रक्रिया पढ़ी थी तो उसमें हमने जाना था कि फर्स्ट रीडिंग में केवल उसको प्रस्तुत करना होता है, विधेयक या प्रस्ताव जो भी है उसे प्रस्तुत करना होता है। उस प्रस्तुतिकरण में केवल नाम, शीर्षक और उद्देश्य बताना होता है विधेयक का, और उसे जो भी सरकारी वो है, सरकारी पत्र है उस पर, गजट है उस पर उसे प्रकाशित करना होता है। तो प्रथम वाचन में किसी भी तरह से उस पर चर्चा नहीं होती, केवल नाम और विधेयक के उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। द्वितीय वाचन में उसमें गूढ़ चर्चा होती है, उसमें प्रत्येक खंड पर अलग अलग चर्चा होती है, समितियों को भेजा जाता है और समितियां जो निर्णय लेती हैं वह रिपोर्ट संसद को यानी सदन को भेजी जाती है। तो इस तरह से द्वितीय वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद तृतीय वाचन होता है। तृतीय वाचन में केवल मतदान होता है, वह विधेयक पर अलग अलग खंडों पर मतदान करते हैं और इस तरह से विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं। तो साधारण विधेयक के लिए सामान्यतः 3 वाचन होते हैं। यह विधानमंडल के किसी भी सदन में लाया जा सकता है किसी भी सदस्य के द्वारा। अब यह विधेयक अगर विधानसभा में है या किसी भी सदन में है तो एक सदन से दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तीनों वाचन करने के पश्चात से दूसरा सदन चाहे तो पारित कर दे, चाहे तो कुछ संशोधन के साथ विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस पहले सदन को भेज दे, या फिर उसे चाहे तो अस्वीकार कर दे यानी पारित न करे, अथवा उसे 3 महीने तक लंबित रख सकता है। अब यहाँ पर समझने की बात है कि अगर अभी तक हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, तो लोकसभा और राज्यसभा में जो शक्तियाँ थी तो साधारण विधेयक के संबंध में लगभग बराबर शक्तियाँ थीं, किंतु विधानसभा और विधान परिषद के साथ ऐसा नहीं है। विधानसभा में अगर कोई विधेयक पारित होता है तो विधान परिषद में वह जाता है, विधान परिषद उसे या तो स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार कर लेगी तो राज्यपाल के पास चला जाएगा, अगर स्वीकार नहीं करती, कुछ संशोधन के साथ विचार के लिए भेज देती है, तो विधानसभा उसे पुनः विचार करने पर उस विचार को माने बिना, उस परामर्श को माने बिना पास कर देता है, और इस तरह से विधानसभा के द्वारा दोबारा पास करने पर वह दोनों सदनों से पास माना जाता है। ठीक, 2 स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति कि अगर विधान परिषद उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है, और इसके अलावा विधान परिषद जो है वह विधानसभा से पारित विधेयक को अगर कुछ महीनों के लिए, मैक्सिमम 3 महीनों के लिए अपने यहाँ लंबित रख सकती है। अगर 3 महीने तक लंबित रखने के बाद पुनः उसे विधानसभा ने पारित करके भेज दिया तो वह विधेयक 1 महीने बाद दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। तो अब ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि किसी भी स्थिति में विधानसभा को उस विधेयक को पारित करना है। ठीक,
तो यह तो साधारण विधेयक के संबंध में हमने चर्चा की कि विधानसभा में पारित विधेयक को विधान परिषद पहली बार में 3 महीने के लिए और दूसरी बार यानी विचार करने के बाद अगर लाया गया तो 1 महीने के लिए लंबित कर सकती है, केवल अस्वीकृत नहीं कर सकती। अर्थात उसमें 2 ही निर्णय लेगी, या तो उसे कुछ दिन के लिए लटका के रखेगी अर्थात कुछ दिन के लिए लंबित कर देगी विधेयक को, या फिर उसे स्वीकार कर लेगी। अस्वीकार करने का कोई ऑप्शन विधान परिषद के पास नहीं है। यह साधारण विधेयक के संबंध में हम बता रहे हैं। इसके अलावा विधान परिषद के विधेयकों को विधानसभा अस्वीकार कर सकती है। अब पहला, अगर कोई विधेयक पहली बार विधानसभा में आया है तब तो यह भी स्थिति अपनाई जाएगी कि विधान परिषद उस पर क्या निर्णय करे। अगर कोई विधेयक पहली बार विधान परिषद में आया होगा और उससे पास होकर के विधानसभा में जाता है तो विधानसभा उसमें कोई निर्णय ले सकती है। वह चाहे तो उसे स्वीकार करे, वह चाहे तो उसे पुनर्विचार के लिए भेजे, वह चाहे तो उसे अस्वीकार कर दे। जैसे ही विधानसभा उसे अस्वीकार करेगी वैसे ही वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विधानसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं, विधान परिषद को कम। राज्यसभा और लोकसभा के संदर्भ में ऐसा नहीं था। राज्यसभा और लोकसभा के संदर्भ में यह स्थिति बहुत कम मामलों में थी। कुछ मामलों में तो राज्यसभा को ज़्यादा थी, कुछ मामलों में लोकसभा को, और कुछ मामलों में दोनों बराबर थे। किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ साधारण विधेयक के संबंध में भी विधानसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं और धन विधेयक के संबंध में भी। अब दोनों तरफ से, दोनों सदनों से पारित होने के बाद, अगर दोनों सदन हैं तब, अगर दोनों सदन नहीं है केवल विधानसभा ही है तब तो एक ही सदन है, तब तो उससे पारित होने के बाद सीधे राज्यपाल के पास चला जाएगा। तो राज्यपाल चाहे तो उसे स्वीकृति दे दे, अर्थात वह उस पर सिग्नेचर कर देता है। सिग्नेचर करने के बाद ही वह विधेयक कानून बन जाएगा। या फिर उस पर अपनी स्वीकृति रोक कर रखे। रोक कर रखने का मतलब कि विधेयक को लंबित रखना, कितने समय के लिए कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। अथवा उसे पुनः विचार के लिए भेज दे। तीसरी स्थिति यह है कि अगर पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाएगा और पुनः विधानसभा के और विधान परिषद यानी दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर के आ गया, तो जो राज्यपाल है उस पर सिग्नेचर करने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। तो 3 स्थिति हो गई। चौथी स्थिति है राज्यपाल को ये केवल शक्ति प्राप्त है कि किसी विधेयक को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए संरक्षित कर ले, उसे सुरक्षित कर ले। तो इस तरह के विधेयक जो कि जैसे मान लीजिए उच्च न्यायालय के अधिकारों को कम कर रहे हों, या फिर संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हों, या फिर कोई ऐसे कानून बना रही हो जो कि पूरे देश को प्रभावित किया जा रहा हो विधानसभा के द्वारा, तो ऐसे कानूनों को, ऐसे विधेयकों को चाहे तो राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब एक बार विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए चला गया तो उसके बाद से राज्यपाल उस पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता। राज्यपाल के हाथ से वो निकल जाएगा, उस पर निर्णय केवल राष्ट्रपति ही ले सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साधारण विधेयक के संबंध में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों स्तरों पर किस तरह से विधेयक पारित होता है। अब इसके बाद से धन विधेयक के बारे में है। धन विधेयक के संबंध में हमने बताया कि कर लगाने संबंधी, कर हटाने संबंधी, कर में परिवर्तन यानी बढ़ाने घटाने संबंधी, और इसके अलावा संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी, ये सारे जो नियम हैं राजस्व के खर्च संबंधी, तो ये सारे कानून जो हैं वो धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे। धन विधेयक के बारे में हमने संसद वाले चैप्टर में चर्चा की है, उसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश किया जाएगा, विधान परिषद में नहीं, और धन विधेयक को केवल मंत्री ही पेश करते हैं, कोई अन्य सदस्य नहीं। यह तो अंतर है दोनों विधेयकों में। फिर तीसरी बात, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से यानी राज्यपाल की स्वीकृति से ही, राज्यपाल के परामर्श से ही पेश किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर राज्यपाल की स्वीकृति पहले से रहेगी तो राज्यपाल उस पर सिग्नेचर के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। धन विधेयक को विधान परिषद अस्वीकृत नहीं कर सकती, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकती, वह केवल 14 दिन तक उसे रोक सकती है। 14 दिन के बाद धन विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाएगा कि विधान परिषद ने उसे पास कर दिया है। धन विधेयक में विधान परिषद के सुझाव जो भी दिए गए हों उसे विधानसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य तो वो दोनों विधेयकों के संदर्भ में नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धन विधेयक के संबंध में इसकी शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो 4 साल का टाइम था, 4 महीने का टाइम था, वह 14 दिन का रह गया। केवल अब 14 दिन तक ही इसे लंबित रखा जा सकता है। अब धन विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब राज्यपाल के पास जाता है, धन विधेयक के संदर्भ में भी ध्यान रखिएगा, वही तीनों चीज़ें होती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में भी यही होगा, दूसरा सदन उस पर विचार करे या 14 दिन तक रोक के रखे,
अगर स्वीकार कर लेता है तो ठीक है, राज्यपाल के पास चला जाएगा। अगर स्वीकार नहीं करता तो 14 दिन बाद स्वयं वो स्वीकार करना मान लिया जाएगा। तो अब राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल या तो उसे स्वीकृति दे दे तो वह कानून बन जाएगा। अगर उसे रोक कर रखता है तो कुछ दिन के लिए वह उसे रोक कर रख सकता है, और राष्ट्रपति के विचारार्थ उस पर अगर निर्णय ले लेता है धन विधेयक के संदर्भ में तो राष्ट्रपति के विचारार्थ वो सुरक्षित हो जाएगा। अब ऐसे में अगर धन विधेयक को राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, जैसे हमने अभी चर्चा की थी कि साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है तो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। और इसी तरह न केवल राज्यपाल बल्कि राष्ट्रपति भी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, अर्थात उसे स्वीकार या अस्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि धन विधेयक के संबंध में विधानसभा को सर्वाधिक शक्तियाँ हैं और विधान परिषद को, राज्यपाल को कम शक्तियाँ हैं। वह विधानसभा की बातों को मानने के लिए बाध्य हैं। इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद की एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद को किन किन मामलों में समान और असमान अधिकार दिए गए हैं। तो पहले तो समान अधिकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कुछ ऐसे काम हैं जिन पर कि समान अधिकार प्राप्त हैं विधानसभा और विधान परिषद दोनों को। जैसे साधारण विधेयक दोनों में से किसी सदन में पेश किया जा सकता है, तो साधारण विधेयक पेश करने के संदर्भ में तो समान अधिकार हैं, लेकिन उन्हें पास करने, उन्हें स्वीकार करने, उनका विधेयक को कानून बनाने की प्रक्रिया में विधानसभा को ज़्यादा अधिकार हैं, विधान परिषद को कम। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा राज्यपाल का अगर अध्यादेश है तो उसे स्वीकृति के लिए दोनों सदनों में लाया जाएगा, तो इसमें भी उन्हें समान अधिकार है। इसके अलावा मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का चयन भी या तो विधानसभा से किया जा सकता है या विधान परिषद से, अर्थात किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है। अगर दोनों सदन हैं राज्य में तो दोनों में से किसी एक सदन से विधानसभा के जो सदस्य हैं उन्हें मंत्री अथवा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो मुख्य आयोग हैं, जैसे वित्त आयोग है, लोक सेवा आयोग है, महालेखा परीक्षक है, तो इन सब की रिपोर्ट पर जो विचार करेगी तो सदन विधानमंडल के दोनों सदन बराबर रूप से करेंगे। इनमें कोई भी छोटा बड़ा या कम या ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। इसके अलावा अगर राज्य की लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में वृद्धि की गई है तो ऐसे कार्य के लिए भी विधानमंडल के दोनों सदन बराबर रूप से शक्ति या अधिकार रखते हैं। तो यह कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि विधानसभा और विधान परिषद को बराबर प्राप्त हैं। कुछ अब और कार्य हैं जिनमें कि विधानसभा ज़्यादा शक्तिशाली है, जैसे कि अगर कोई विधेयक वित्त विधेयक है तो वह केवल विधानसभा में स्थापित होगा। उस विधेयक को वित्त विधेयक है या नहीं, उस पर विधान परिषद वित्त विधेयक के संबंध में कोई संशोधन नहीं कर सकती और ना ही उसको अस्वीकार कर सकती है, वह उसे पास करने के लिए बाध्य होगी। इसके अलावा विधानसभा विधान परिषद की सिफारिशों को, जो भी विधेयक के संबंध में सिफारिश या विचार दिए गए हैं, उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण भी विधानसभा का अध्यक्ष करता है। जैसे केंद्र में लोकसभा का अध्यक्ष करता है, वैसे राज्यों में विधानसभा का अध्यक्ष करता है। फिर विधान परिषद बजट पर केवल बहस करती है, जो अनुदान है उन पर मतदान नहीं करती, अर्थात वह विधान परिषद से मान्य या स्वीकृत ही माना जाता है। इसके अलावा विधान परिषद में अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो सकता, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के सदन में होता है और वह है विधानसभा। तो इसलिए विधानसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, इसमें विधान परिषद में नहीं, क्योंकि इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित लोग रहते हैं। इसके अलावा विधान परिषद में प्रारंभ किया गया विधेयक विधानसभा में अस्वीकृत होने से समाप्त हो जाता है। अब हमने अभी तुरंत इस पर चर्चा की है कि अगर कोई विधेयक विधान परिषद में प्रारंभ हुआ है और विधानसभा ने उसे अस्वीकार कर दिया है तो वह समाप्त हो जाएगा। जबकि अगर इसके उल्टा देखा जाए कि विधानसभा में प्रारंभ हुआ है और विधान परिषद में जाता है तो विधान परिषद उसे अस्वीकार कर ही नहीं सकती, केवल उसका लेट कर सकती है 3 महीने और प्लस 1 और महीने 4 महीने, पर उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। तो यह भी विधानसभा को अधिक शक्ति प्राप्त हो गई है। इसके अलावा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का इस तरह कोई कार्य नहीं है। इसके अलावा संविधान के संशोधन में भी राज्यों से इच्छा प्राप्त की जाती है, अर्थात जिन राज्यों को वह प्रभावित कर रहा है उनसे अथवा आधे से अधिक राज्यों की सहमति ली जाती है। तो यह सहमति लेने के समय विधानसभा में मत रखा जाता है, विधान परिषद का इसमें कोई योगदान नहीं होता। इसके अलावा विधान परिषद
को जब चाहे तब विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करके समाप्त कर सकती है। अर्थात पूरे विधान परिषद का अस्तित्व ही विधानसभा के इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद का वह अनुपात नहीं है जो लोकसभा और राज्यसभा का है। यह बहुत ही अलग सिस्टम है और इसी कारण से इसका प्रभाव बहुत कम है। केवल यह एक काम कर सकता है कि समय को, किसी विधेयक को पारित करने में कुछ समय और बढ़ा देता है। इस कारण से पुनर्विचार का समय मिल जाता है उस पर। इसके अलावा इसके खर्चों को देखते हुए और उसके निष्प्रभाविता को देखते हुए ज़्यादातर इसकी आलोचना ही होती है और यह कहा जाता है कि यह सफ़ेद हाथी की तरह है जो काम कम करता है और खर्च ज़्यादा करवाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विधान परिषद के विषय में बहुत सारी बातें हैं जो कि इसकी आलोचना में कही जाती हैं। ज़्यादातर राज्यों ने अपने राज्यों से प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद को हटा भी दिया है। ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य या ज़्यादा राजस्व प्राप्त करने वाले राज्य ही विधान परिषद के खर्च को वहन कर पाते हैं, इसीलिए उन्हीं राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। अब विधान परिषद में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपना चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, फिर भी उन्हें राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी बनी रहती है, तो उन्हें मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव न जीते हुए प्रत्याशियों को भी विधान परिषद में सदस्य बना करके और मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है। तो यह भी उसकी आलोचना का प्रमुख कारण बनता है कि वह जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं, फिर भी बड़े पदों पर आसीन हो जाते हैं। अब विधानमंडल के कुछ विशेषाधिकार हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। एक स्पष्ट बात जान लीजिए कि विधानमंडल के विशेषाधिकार विधानसभा के सदस्यों को प्राप्त होते हैं। इसमें मंत्री भी शामिल हैं, भले वो सदस्य न हो। कभी कभी होता है ना कि किन्हीं मंत्री को किसी व्यक्ति को विधानमंडल का सदस्य हुए बिना ही मंत्री बना दिया जाता है और वह 6 महीने के बाद फिर सदस्यता ग्रहण कर लेता है, 6 महीने के अंदर। तो ऐसे व्यक्ति जो कि सदस्य नहीं हैं लेकिन मंत्री हैं, उन्हें भी यह विशेषाधिकार प्राप्त हैं। महाधिवक्ता को यह विशेषाधिकार प्राप्त है, किंतु राज्यपाल को यह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक, राज्यपाल के अपने विशेषाधिकार हैं, वह विधानमंडल का सदस्य होने के कारण यह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं करेगा। तो इस तरह से क्या क्या काम है, क्या क्या विशेषाधिकार हैं। पहली बात तो यह है कि विधानसभा को यह अधिकार है, कुछ अधिकार सामूहिक रूप से अर्थात विधानसभा को हैं, विधानमंडल को है, और कुछ अधिकार सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से हैं। तो सामूहिक रूप से कौन से हैं, विधानमंडल को कौन से हैं, यह हम बता देते हैं। विधानमंडल को सामूहिक रूप से अधिकार प्राप्त है कि वह अपने जो भी प्रतिवेदन है, कार्यवाही है, विवाद है, वाद विवाद है, बैठक है, बहस चर्चा है, उसका चाहे तो प्रकाशन करे या स्वयं करे या किसी और व्यक्ति के साथ से करवाए, अर्थात उस पर एकाधिकार होता है विधानमंडल का। दूसरा, जब सदन का नेता जो है वह अगर गुप्त बैठक के लिए कहता है तो विधानसभा का अध्यक्ष गुप्त बैठक करेगा और गुप्त बैठक के दौरान वह चाहे तो किसी भी व्यक्ति को बैठक से बाहर कर सकता है जो सदन का सदस्य नहीं है, अर्थात अतिथियों को, बाहर के लोगों को। इसके अलावा वह जो विधानसभा है या विधानमंडल है, अपने प्रक्रिया के लिए, कार्य संचालन के लिए नियम बना सकती है कि किस तरह से प्रश्न रखे जाएं, पूछे जाएं, मतदान की क्या प्रक्रिया हो, अर्थात वह अपने अंदरूनी कार्यों को करने के लिए, नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा विधानमंडल को यह अधिकार है कि सभा की अगर कोई व्यक्ति अवमानना कर रहा है या जो बनाए गए नियम है उनका उल्लंघन कर रहा है तो उन्हें निष्कासित कर सके, उन्हें दंडित कर सके, उन पर जुर्माना या जिस भी तरह का वह उसके लिए न्याय कर सके, वह व्यवस्था करने के लिए विधानमंडल स्वतंत्र है। फिर सदस्यों के गिरफ्तार होने संबंधी अगर कोई कार्य हो रहा है, जैसे कि अगर किसी विधानमंडल के सदस्य को गिरफ्तार किया जाना है या उसे कोई सजा हुई है, कारावास हुआ है अथवा किसी कारावास से उसे मुक्ति मिली है, तो यह सारे इस संबंध में सारी सूचनाएं विधानसभा को या विधान परिषद को, विधानमंडल को तुरंत प्राप्त होनी चाहिए, अवश्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा विधानमंडल जो है वह संसद की तरह वह भी जांच की कुछ कार्य करता है, जैसे लेखा की जांच या किसी के कार्य या उसके आचरण की जांच। तो इस तरह की जांच करने के दौरान वह जो व्यक्ति साक्षी हैं अर्थात गवाह हैं या जो सबूत हैं उन सबको की मांग कर सकता है और गवाह सबूत को उपस्थित करना वहाँ पर अनिवार्य होता है। तो इस तरह से ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया का भी काम विधानमंडल करती है, यह उसका विशेषाधिकार है। इसके अलावा विधानमंडल और उसकी समितियों की जांच न्यायालय में नहीं होगी। विधानमंडल में जो भी कार्य किए जा रहे हैं या विधानमंडल में जो भी समितियों के कार्य हैं, उनमें जो भी चर्चाएं बहस हो रही हैं, उन समितियों की जांच न्यायालय के द्वारा नहीं की जाएगी। इसके अलावा परिसर में गिरफ्तारी के पूर्व अध्यक्ष या सभापति से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अगर कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा के परिसर में है उस पर
गिरफ्तारी करने के पहले, चाहे वो व्यक्ति सदस्य हो या बाहरी व्यक्ति हो, उसे गिरफ्तारी करने के पहले सभापति या अध्यक्ष की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह तो उस विधानमंडल के अधिकार हो गए। कुछ सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकार भी होते हैं जो कि उन्हें इसलिए मदद करते हैं कि कानून के संचालन में, कानून निर्माण की प्रक्रिया में किसी तरह बाधा ना उत्पन्न हो। तो वह व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, वह केवल सदस्यों को प्राप्त होते हैं। किसी सदस्य को सदन चलने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अर्थात दीवानी जो केस हैं उनके मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आपराधिक केसों में या जो बड़े अपराध हैं उनके संदर्भ में गिरफ्तार किया जा सकता है, वह भी जो विधानसभा या विधान परिषद के सभापति या अध्यक्ष हैं उनकी अनुमति से ही। इसके अलावा विधानमंडल की बैठक या समिति में बोलने, मत देने संबंधी अगर जो भी कार्य वह करेगा, उसके लिए उसे किसी भी न तो न्यायालय में दोषी बनाया जाएगा, न उस पर कोई कानूनी मुकदमा या वाद संस्थित किया जाएगा। इसका मतलब कि वह अपना मत देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, सदन में भी और समिति की बैठक में भी। इसके अलावा सत्र के दौरान उसे किसी तरह से न्यायिक कार्य में जो सहयोग लेने के लिए, जैसे साक्ष्य के रूप में, गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाएगा। इस तरह के कार्यों से वह सत्र के दौरान मुक्त रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह की जो उसे मुक्तियां प्राप्त हैं, जो इस तरह के विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उससे वह सदन की कार्यवाही को अच्छे से चला सकता है, उसमें भाग ले सकता है और कानून निर्माण की प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकता है। अभी तक हमने विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित विधि विधान की प्रक्रिया के बारे में जाना। यह विधि विधान की प्रक्रिया संसद की विधि विधान की प्रक्रिया से मिलती जुलती है, केवल इसका अधिकार क्षेत्र कम है। यह केवल राज्य सूची के विषयों पर ही कानून बनाती है। इसके अलावा बाकी बहुत सारी बातें दोनों की मिलती जुलती है। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो वह वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रश्न उत्पन्न हो तो उससे संबंधित प्रश्न कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। महादेव।